राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात के सूरत पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि नवरात्र में यहां आना मेरा सौभाग्य है। सूरत श्रम का शहर है, यहां टैलेंट की कदर होती है। सूरत में विकास हर घर तक पहुंचा है। सूरत ऐसा शहर है जहां देश के हर कोने से लोग आकर रोजगार पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया 3P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4P का उदाहरण है, यानी पीपुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने सूरत शहर की विशेषता बताने के साथ यहाँ के लोगों की जमकर प्रशंसा की। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के इस पावन अवसर के समय मैं आज और कल गुजरात की धरती पर इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल संस्कृति और आस्था से जुड़े कई बड़े आयोजनों का हिस्सा बनूंगा। गुजरात के गौरव को और बढ़ाने का ये सौभाग्य मिलना, आपके बीच आना और आप सबके आशीर्वाद लेना, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गुजरात के लोगों का, सूरत के लोगों का धन्यवाद करने के लिए मेरे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। इतना प्यार आपने दिया। सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शहर, सूरत इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। सूरत की यही स्पिरिट आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, इस सदी के शुरुआती दशकों में जब दुनिया में 3P यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चर्चा होती थी, तब मैं कहता था कि सूरत 4P का उदाहरण है। 4P यानी पीपल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। सूरत के लोग वो दौर कभी भूल नहीं सकते जब महामारियों को लेकर, बाढ़ की परेशानियों को लेकर यहां अपप्रचार को हवा दी जाती थी। उस कालखंड में
यहाँ के व्यापारी और व्यापारी समाज के अनेक लोगों से मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर सूरत शहर की ब्रांडिंग हो गई तो हर सेक्टर, हर कंपनी की ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। और आज देखिए, सूरत के आप सभी लोगों ने ऐसा करके दिखा दिया है। आज पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए सरकारों को मदद दे रही है। सूरत इस मामले में भी देश के बाकी शहरों की तुलना में बहुत तेजी से काम कर रहा है। विकास के जिस पथ पर सूरत चल पड़ा है वो आने वाले सालों में और तेज होने वाला है। यही विकास आज डबल इंजन सरकार पर विश्वास के रूप में झलकता है। जब विश्वास बढ़ता है तो प्रयास बढ़ता है और सबका प्रयास से राष्ट्र के विकास की गति तेज होती है। इस गति को हम बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के अनिनी गांव में तीसरी कॉप के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक के क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं का जायजा लिया और देश की रक्षा तैयारियों का स्थल पर जाकर आंकलन किया। रक्षा मंत्री ने इन इलाकों में तैनात जवानों से भी बातचीत की। अग्रिम इलाकों के अपने दौरे के बाद रक्षा मंत्री ने असम के दिसपुर में सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों से संवाद भी किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने सीमाओं पर तैनात जवानों की प्रतिबद्धता और बलिदान की प्रशंसा की, जिन्होंने देश की अखंडता, एकता और सार्वभौमिकता की रक्षा करने में बहादुरी का परिचय दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं की वजह से ही देश पूरी तरह सुदृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है और 2014 में सत्तासीन होने के समय से ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत बनाना है। यूनान के पास यदि मिलिट्री पावर होती, यह सब सारी ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, विद्वत्ता की शक्ति, विज्ञान की शक्ति, यह सब सुरक्षित रहेगी और दुनिया का वह ताकतवर देश बनकर रहता है। लेकिन मिलिट्री पावर न होने के कारण, सब कुछ होते हुए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया और एक कमजोर देश बन गया। और मैं तो कह सकता हूं कि सचमुच देश की ताकत का माने हमसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि हमारे सेना के जवान, और कोई ये पूछे देश का भरोसा, तब भी मैं कहूंगा कि यानी मेरे सेना का जवान। यानी देश की भरोसे भी आदमी है और देश की ताकत भी आदमी है। किसी रास्ते से यदि हमारा कोई जवान जा रहा हो, कोई बहू बेटी गुजर रही हो, तो उसको एक अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक विश्वास का भाव पैदा होता है कि हमारा आर्मी का जवान इस रास्ते से गुजर रहा है तो कोई हमारी तरफ बुरी नजर उठाकर नहीं देख सकता। यह भरोसा और यह विश्वास लोगों का आपके प्रति रहता है। मैं इसके पहले जहाँ जहाँ गया, लोगों से मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं। कोई बताया मैं पंजाब का हूँ, कोई ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, कोई कहा कि मेघालय के हैं, मणिपुर के हैं, जगह जगह। लेकिन यदि एक कोई नारा लगाता था, पंजाब का भी यदि नारा लगाता, सारे लोग नारे लगाते। मणिपुर वाले ने कोई स्लोगन नारा दिया, सबने उस नारे को दोहराया। मैं कहाँ किस स्टेट से आया, किस कास्ट का हूँ, किस कलर का हूँ, कोई मतलब नहीं। नारा है देश की आन बान शान के लिए नारा है, सबने मिलकर नारा लगाया। यह भावना यदि कहीं पर मिलेगी तो यहीं पर मिलेगी। नेशनल स्पिरिट जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाव, और मैं तो इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव कहता हूं। यही इंस्पायर करती है। हमारी जाति क्या है, रंग क्या है, धर्म क्या है, पंथ क्या है, कोई मतलब नहीं। बस हमारा तिरंगा सदैव शान के साथ हिंदुस्तान की धरती पर लहराते रहना चाहिए। हसरत है तो केवल यही हसरत।
और मैं कह सकता हूं कि मित्रों, इस जिम्मेदारी का आप सब बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो देश की ताकत भी सारी दुनिया में बढ़ी है, देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, लोग गंभीरतापूर्वक भारत की बातों को नहीं सुनते, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बन गई। डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते भी दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर मिलता रहता है। मैं देखता हूं, इसके पहले भी मैं गया और अब भी मैं जाता हूं, लोगों के हाव भाव बदले रहते हैं। यह क्यों बढ़ी? समय समय पर जो आपने शौर्य और पराक्रम दिखाया है, यह उसका भी नतीजा है। केवल इसलिए नहीं कि जो भारत आज के 10, 12, 14 वर्षों पहले दुनिया के 12 आर्थिक दृष्टि से ताकतवर देशों में आता था, आज वह भारत दुनिया के 5 आर्थिक दृष्टि से ताकतवर देशों में आ गया है। केवल इस कारण नहीं है, यह भी एक कारण है। उनको इस बात का भी विश्वास है, मिलिट्री पावर के मामले में भारत सशक्त हुआ है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा जो है तेजी के साथ बढ़ी है। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज का जहां तक सवाल है, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज भी आपके ऊपर भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं। और मैं कह सकता हूं, आपके पास पैसा भले ही न हो, कुछ न हो, सबसे बड़ी दौलत यदि आपके पास है, भरोसे की है, क्रेडिबिलिटी की है, साख की है, विश्वसनीयता की, सबसे बड़ी ताकत आपके पास। और मैं जानता हूं किसी भी सूरत में अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता पर किसी भी सूरत में आप आंच नहीं आने देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को दिल की बीमारियों के प्रति सचेत रखना है। आजकल लोग अपने काम धंधों के चलते अपने लाइफस्टाइल को पूरी तरह से खराब कर लेते हैं। ऐसे में लोगों के शरीर में कब कोई बीमारी घर कर जाती है, इसकी उन्हें खबर भी नहीं लगती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में दुनिया भर में 80% से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से हुई थी। अब तक कई बड़े नामी लोग भी हार्ट अटैक की वजह से कम उम्र में भी इसका शिकार हो चुके हैं और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। शरीर में बेचैनी महसूस होना, सीने में दर्द, अचानक पूरे शरीर में पसीना आना, अधिक थकान महसूस होना या सांस फूलना जैसे लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण दिल की बीमारियों के भी हो सकते हैं। और अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम और योग करने चाहिए। साथ ही स्वस्थ आहार लेना चाहिए, जैसे दूध, दही, फल व सब्जियां। ज्यादा घी और तेल से तली हुई चीजों से परहेज करना चाहिए। बाहर के जंक फूड, फास्ट फूड का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी दिनचर्या में भी सुधार करना चाहिए। लगातार थकावट वाले काम से बचना चाहिए या बीच बीच में थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। रात्रि में समय पर सोना और अच्छी नींद लेना भी दिल की बीमारियों से बचाता है। दिल की बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तनाव मुक्त रहना और अपने आप को खुश रखना। जब हम खुश रहेंगे तो अपने आसपास सभी को खुश रख सकेंगे और खुश रहने से शरीर भी खुश रहेगा, यानी
स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर ही हमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा सकता है। आइए जानते हैं कि इस मामले में डॉक्टर्स का क्या कहना है। जैसे सर आज वर्ल्ड हार्ट डे है का दिन है, उस संबंध में जो है आप पूरे दिल्लीवासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सारा हमारा जो एनर्जीज और पैसा जाता है वो ट्रीटमेंट में जाता है रादर देन प्रिवेंशन में। जी जी। आई वुड सजेस्ट कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और ये बात बचपन से ही स्कूल से ही हर बच्चे को बताई जाए। सॉल्ट कम खाएं, शुगर कम लें। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से ये आदतें पड़ जाती हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें। स्कूल्स में भी हफ्ते में 2 दिन होते हैं, 2 पीरियड होते हैं स्पोर्ट्स के, विच इज़ नॉट सफिशिएंट। इट शुड बी अ एवरीडे फीचर, हर दिन एक्सरसाइज करनी है। और इससे हम अच्छे खान पान से, अच्छी आदतों से हम ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये हम रोक सकते हैं। यही मेरी सबको यही है कि सब लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सेहत वापस नहीं आती है जब चली जाती है। तो इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। रोज अपने ऊपर 1 घंटा दीजिए, व्यायाम करिए और खाने पीने का ध्यान रखिए ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि दिल्ली के अंदर जो है बहुत सारे दिल के मरीज हैं, तो उस सावधानियां कैसे कैसे बरतना चाहिए जो अब इस समय हो चुके हैं, जो मतलब ग्रस्त है हार्ट से, तो उसमें सावधानी क्या क्या होनी चाहिए? उनके लिए भी यही मैसेज है कि बिना अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस दिए अपना डेली जो रूटीन है उसको ऐसे सेट करें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। सिर्फ गोलियों से बात नहीं बनने वाली है, सिर्फ दवाइयों से बात नहीं बनने वाली है, जब तक वो अपनी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे। सो दे हैव टू चेंज देयर लाइफस्टाइल फॉर लिविंग अ better quality of life। गुरुवार को पटना में आयोजित बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्यमियों को भरोसा दिलाया कि वे निर्भीक होकर बिहार में उद्योग लगाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप लोगों को हर तरह का सहयोग और सुरक्षा राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमियों को कोई भी तंग करेगा तो उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टर मीट में निवेशकों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया की खबरों को पढ़कर बिहार को लेकर अपनी अवधारणा ना बनाएं, तथ्यों को देखें। उन्होंने निवेशकों से बिहार के प्रति अवधारणा को बदलने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है, बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और आज जो इन्वेस्टर्स मीट है, तो इसके बारे में जो मुझको सूचना मिली तो मुझे खुशी हुई कि आज आप लोग आइएगा तो अपनी समस्याओं की चर्चा कीजिएगा, बताइएगा। और अच्छी बात है, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो हम लोग क्यों नहीं उसके समाधान का प्रयास करेंगे। तो ये सब कुछ की बात हो रहा है और सब लोगों ने आपको बता दिया कि कितना ज़्यादा यहाँ तेजी हो रही है आखिर उद्योग के क्षेत्र में भी। और जितनी तरह से नीतियों को बनाना है हम सब लोग बराबर करते रहे हैं। और जो आप जानते हैं, जब कोरोना आया तो बाहर भी जो काम कर रहे थे वो आए और उन्होंने जो यहाँ अच्छा काम किया उसको भी जाकर के देखने का मौका मिला। तो एक एक तरह से जो अच्छा लगा कि बाहर भी लोग रह रहे थे, वो आ रहे थे। और 2020 में तो हम सब लोगों से अपील करते थे, यार रहने का इंतजाम सब कुछ कर रहे थे। बाहर भी जो लोग थे फंसे हुए थे उनको भी मदद कर रहे थे हम लोग। और आने में जो उनको खर्च हुआ उसमें भी हम लोगों ने मदद किया, सब कुछ किया। और सबको कहा कि भाई यहाँ रहने की कोशिश करिए और यहाँ पर जो कुछ भी आपको सहयोग की जरूरत है हम लोग सहयोग देने की कोशिश करेंगे। नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में हम 2020 में बनाए और उसके अलावे भी उसमें और कई संशोधन किया गया और नए लोगों को उसमें और प्रमोट किया गया। तो हर तरह से हर तरह की सुविधा, अब आप समझ लीजिए कि कौन कौन तरह का हम लोगों ने काम करना शुरू किया, इसके बारे में आप सब लोगों को बताया गया है। वस्त्र और चमड़ा उद्योग में भी काफी बढ़ावा दिया गया है, हर तरह से काम किया गया है। और हम लोगों ने कह दिया है कि कहीं भी कोई इंडस्ट्री लगाएं, किसी तरह की दिक्कत नहीं। आजकल एक हमको पता चला कि इधर प्रचार हो रहा है कि इंडस्ट्री करने वालों को तरह तरह का दिक्कत है। आज ही हमने बात किया है अपने ऑफिस में, तो इन लोगों ने बताया, हमने कहा तुरंत जरा पता करवाइए। तो
कहां पर कौन दिक्कत कर रहा है, और तुरंत डीएम और एसपी को, अब सारे लोग जो मौजूद हैं उन लोगों को भी हम सबको कहेंगे कि जहां कहीं भी एक एक जगह जाकर के देख लीजिए, अगर कोई आदमी किसी इंडस्ट्री वाले को कुछ उसको तंग करने की कोशिश कर रहा है स्थानीय स्तर पर, उसको जान लीजिए और तुरंत उस पर कार्रवाई करिए। ये सारे डीएम और एसपी मौजूद हैं यहाँ पर। आज ही हमने कहा कि अगर कहीं आज बात हो रही है, कुछ लोगों ने कहा ऐसी बात है, तो हमने तुरंत कहा कि भाई सारे लोगों को कहे हुए हैं, अगर जहां कहीं भी होगा सख्त कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए। और आज आप लोग आ गए हैं, इतना ही हम आपको एश्योर करेंगे कि कोई भी आपको और जरूरत पड़ेगी, जब भी मिलना चाहें, जब भी इस तरह की बातचीत करके अपनी बातों को रखना चाहे, उसके लिए भी लोग बराबर मीटिंग करेंगे डिपार्टमेंट के लोग, और एक एक तरह की चीज देखेंगे। और कई जगह आप जो काम कर रहे हैं उसको हम देखने के लिए भी चले जाएंगे, उन जगहों पर भी हम जाकर के देखेंगे कि किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, और आप लोग पूरे तौर पर काम करिए, कोई प्रचार प्रसार के चक्कर में मत रहिएगा। हम लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करेंगे और आप लोगों को किसी तरह की हम लोग दिक्कत नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग आज यहाँ पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है, और आप सब लोगों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। नॉलेज शेयरिंग जो है ये होते रहना चाहिए, और नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ नॉलेज पार्टनर्स भी बनाने चाहिए। इस तरह का अगर नॉलेज पार्टनर्स अगर हम लोग बनाएं कि भाई इस राज्य के लिए, बिहार स्टेट के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो हमको लगता है कि नॉलेज पार्टनर्स अगर बनाएं और इस तरह का नॉलेज शेयरिंग अगर होता रहे तो एक माहौल बनेगा। और बिहार में तो इतना बढ़िया माहौल बना हुआ है। अब कई अधिकारी जो बिहार के हैं दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि अपने बिहार में आकर के बिहार के लोगों की सेवा की जाए, ये माहौल बना। और लगातार हम लोग जो अपना विचारधारा है, जहां हम कह सकते हैं हम नौजवान हैं, युवा हैं, हम पहले दिल्ली में पढ़ते थे, बाहर खेलते थे, लेकिन लगता था कि भाई बिहार में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती, ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई जा सकती। मेरा मानना है, आफ्टर बीइंग अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मौका दिया, दूसरी बार हमको काम करने का मौका मिला, और हमको लगता है कि ये अचीवेबल है। अब एज एन एग्जाम्पल आप बताइए कि भाई बांग्लादेश जो टेक्सटाइल में जो काम कर रहा है वो हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते। हमारे पास सब कुछ है, सारी चीजें, कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स है, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी है, आप हर चीज कर सकते हैं। यहाँ सारे डिपार्टमेंट के हमारे पदाधिकारी अधिकारी इंश्योर कर रहे हैं आप लोगों को भाई कि आप लोग आइए, इन्वेस्ट कीजिए। हमारा गवर्नमेंट सीरियस है, गंभीर है कि बिहार के लोगों की तरक्की हो। और एक बात समझ जाइए, हम सब लोग इसी भारत के रहने वाले हैं। जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा मैन पावर इतना है, स्किल्ड लेबर से लेकर के सारी सुविधाएं हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और हम लोग फ्लेक्सिबल भी हैं, गंभीरता के साथ फ्लेक्सिबल है। जहां अच्छा सुझाव आएगा, इनपुट आएगा, वी विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल योर सजेशंस। अब कहीं टीआरपी चाहिए किसी को जो है व्यूज चाहिए, तो इन लोगों का काम है, ठीक है, इन लोग अपना काम करते रहे, लेकिन भाई आप लोग भी तो बिहार के ही है ना। अगर इस तरह का भय का वातावरण बनाइएगा तो कहां से लोग आएगा। और कुछ लोग तो आज के बैठक के बाद तो और कलेजा पे उन लोगों के बाहर आया होगा। कुछ लोग और चिंतित होंगे, विचलित होंगे, सोचते हैं कि और जंगल राज को महाजंगल राज में कैसे बदला जाए। तो ये सब में आप लोग ध्यान मत दीजिए। हम आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं, आप लोगों को हम बधाई देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे यहाँ पदाधिकारी अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं, और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। फिर मौका मिलेगा, फिर हम लोग बात करेंगे और बेहतर ढंग से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए परिसीमन ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर 3 अक्टूबर तक उस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है।
गुरुवार सुबह आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के एक प्रतिनिधिमंडल ने एमसीडी वार्डों के परिसीमन के मसौदे को लेकर राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की और अपना फीडबैक दिया। परिसीमन के मसौदे को सार्वजनिक कर दिया गया है और 3 अक्टूबर तक इस पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी के विधायक व प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने परिसीमन समिति से मुलाकात की और परिसीमन के मसौदे पर प्रतिक्रिया समिति को सौंप दी है। दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जो वार्ड बनाए गए हैं उनमें कई तकनीकी खामियां हैं। वार्डों के लिए काम करने में कठिनाई से बचने के लिए सभी वार्डों को आबादी के अनुसार समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए था। आज हम लोग एमसीडी चुनाव को लेकर जो डिलिमिटेशन कमेटी है उनसे मिले और हमने उनको कुछ जो फीडबैक रहे हैं फर्स्ट ड्राफ्ट का, उसका ड्राफ्ट का हमने फीडबैक दिया। मेनली 2 चीज़ें थी। पहली तो यह है कि पूरे दिल्ली के अंदर जो वार्ड बनाए गए हैं कहीं पे 90-95 हज़ार वोट हैं, कहीं पे 30 हज़ार वोट हैं। ऐसे में हर एक वार्ड के लिए एक बड़ी निश्चित रूप से फंड आती है। ऐसे में लोगों को गवर्नेंस में बड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने कहा कि इसका एक तरीका बनाइए जिसके अंदर हर एक वार्ड के अंदर एक लिमिटेड पॉपुलेशन हो, जिससे जो भी काउंसलर चुना जाए वो उनको सर्व कर सके अच्छे से। दूसरा, कई जगहों पे आइलैंड बना दिए गए हैं, एक उस वार्ड के उस लोकेशन का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, कई जगहों पे नामों में फ़र्क है। तो हमने सारा ड्राफ्ट बना के उनको दिया है और साथ ही साथ हमने उनसे भी ये भी बात मांग की है कि भाई आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं, क्योंकि चुनाव बहुत ज़रूरी है और दिल्ली की जनता बड़ी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर कूड़ा कर रखा है। जहाँ भी जाओ आप, हर गली के अंदर कूड़ा है। लोग चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी शासन है उससे आज़ादी चाहते हैं। तो हमने उनसे मांग की कि आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री जी से अगर पूछा जाए कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में प्रधानमंत्री जी ने कितना फंड दिया है और उनसे बदतमीज़ी की जाए तो हर टीवी चैनल पे चलेगा कि प्रधानमंत्री जी से बदतमीज़ी की। और हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के स्कूलों में कितना पैसा दे रहे हैं। केंद्र सरकार के स्कूलों में पैसे के लिए आप मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं, ये बहुत ही अजीब बात है। और जिस बदतमीज़ी से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको भी तैयार रहना चाहिए। अगर उस तरीके की बदतमीज़ी उनके सर्वोच्च नेता के साथ हो तो मीडिया के अंदर कितना शोर मचेगा, एंकर्स कितना शोर मचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कितना शोर मचाएगी, ये बात सब जानते हैं। मुझे लगता है कि मर्यादा जो है वो हर एक को उसका पालन करना चाहिए। आप अगर इज़्ज़त चाहते हैं तो इज़्ज़त करना भी सीखनी चाहिए। देखिए, जब अमानतुल्लाह अरेस्ट हुए तो कुछ टीवी चैनल्स ने चलाया लैंड जिहाद और पूरे दिन रात लैंड जिहाद चलाया। मैं चाहता हूं वो टीवी चैनल ये भी चलाएं कि अमानतुल्लाह को जब बेल दी गई तो जज ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई सरकारी पैसे का मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है, किसी तरीके की जो किराएदारी थी उसके किराए कम नहीं किए गए, किराए हालांकि बढ़ाए गए हैं। जिन लोगों को नौकरियां दी गई वो सब लोग क्वालिफाइड लोग थे। मगर वो सब चैनल्स और वो सब हमारे बंधु जिन्होंने अमानतुल्लाह खान के बारे में सब कुछ चलाया और पूरे दिन चलाया, मैं चाहता हूं कि वो ये खबर भी चलाएं कि माननीय जज साहब ने, सीबीआई के जो एसीबी के जो जज हैं, उन्होंने उसके ऊपर क्या ऑर्डर दिया और किस तरीके से जो है एसीबी को एक तरीके से लताड़ लगाई है। धन्यवाद। DID न्यूज सकारात्मक मीडिया टीम की ओर से आप सभी को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कल भर सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और भी तेज। प्रदर्शन पर राष्ट्रपति रईसी हुए सख्त, कहा कि देश में किसी को भी कानून तोड़ने और अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं। PFI के बैन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिया बयान, कहा कि जो व्यक्ति देश में आतंक, दंगे और नफरत को फैलाएगा उसके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रहार होगा।
पटना के बेहटा थाने क्षेत्र के अहमदाबाद में सोन नदी से अवैध बालू निकासी को लेकर 2 गुटों में जमकर गोलीबारी, 5 व्यक्तियों की गोली लगने से हुई मौत और कई लोग हुए घायल। अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री की पैकेजिंग यूनिट में अमोनिया रिसाव से 50 मजदूर बेहोश, डीएम एसीपी मौके पर पहुंचे, विशेषज्ञ अमोनिया रिसाव को बंद कर रहे। खुद को आम बताने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बने वीवीआईपी। भगवंत मान के काफिले में होंगी 42 गाड़ियां। बादल और अमरिंदर सिंह को भी पीछे छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का है अधिकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, कहा भाजपा के फरमान पर यादव और मुसलमानों के वोट किए गए कम। क्यूबा में तबाही मचाने के बाद इयान नाम का चक्रवाती तूफान अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंचा, दुनिया के कई देशों में अलर्ट जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, अहमदाबाद और CSMT मुंबई के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।